हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिक साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा इस समय हम लोग उड़ीसा स्टेट से जो लैब टेक्नीशियन की भर्ती निकली हुई है उसका यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ साथ में आपकी जो आगामी वैकेंसी है जैसे कि SGPGI, UPSSC लैब टेक्नीशियन, राजस्थान लैब टेक्नीशियन और आपकी MP से जो आपकी लैब टेक्नीशियन की भर्ती निकलने वाली है उसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। पिछले क्लास के थ्योरी लेक्चर में हम लोगों ने स्टरलाइजेशन के बारे में पढ़ा था और उन्हीं से रिलेटेड आज के MCQ को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, प्रश्नों को शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं हमारे द्वारा दो बैच चलाई जा रही है। दोनों बैच का जो नाम है, एक आपका उड़ीसा स्टेट से चलाई जा रही है जिसका नाम आपका OSSLT बैच है, यानी कि आपके जो उड़ीसा कमीशन के द्वारा जो वैकेंसी निकली है उसी के नाम पर OSSLT बैच यहाँ पे हमने रख दिया है। अगर इस बैच के फीचर की बात करेंगे तो सिलेबस वाइज आपकी थ्योरी क्लासेस दी जाएंगी, सिलेबस वाइज आपको MCQ क्लास दिया जाएगा। साथ में आपकी जो थ्योरी क्लास और आपकी MCQ क्लास होंगी उसका क्या किया जाएगा, आपको प्राइवेट टेलीग्राम पे PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ में सिलेबस वाइज आपको टेलीग्राम पे क्विज मिल जाएगा जो कि आपको डेली मिलेगा 20 से 30 प्रश्नों के साथ। प्रैक्टिस सेट जो आपका होगा ये आपको संडे को 50 प्रश्नों के साथ मिलेगा और आपका जो ये टेस्ट दिया हुआ है ये वीकली टेस्ट होता है जो कि आपको संडे को आपको रात 8 बजे देखने को मिलता है। तो जितने लोग बच्चे यहाँ पे उड़ीसा स्टेट से लैब टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर रहे हो, इन फीचर के साथ आप इस बैच से जुड़ सकते हो और अपनी पढ़ाई जो है और बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। ध्यान रहे, जो आपकी वीकली टेस्ट होता है ये आपके जो जॉब है इस जॉब प्रोफाइल में बहुत ही चार चांद लगा देगा। प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आपकी सिलेबस वाइज प्रैक्टिस सेट आपको कहीं नहीं मिल रहा है, तो इन सब चीजों के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगर इसके प्राइस की बात करेंगे, इसकी पैसे की बात करेंगे तो 299 रुपए केवल आपको यहाँ पे करना होगा। पे जो होगा आपका हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे जब मैसेज करोगे तो एक पेमेंट का लिंक दिया जाएगा, उसी से आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के तुरंत बाद एक आपको प्राइवेट टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको जैसे ही आप ज्वाइन करोगे हमारे इस बैच में आप पहुंच जाओगे और ये जितनी भी आपकी फैसिलिटी दी गई है ये आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो अगर आपको बैच को ज्वाइन करना है तो 63077182 पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके पेमेंट का जो लिंक है उसको प्राप्त कर सकते हो। दूसरा जो हमारा बैच बनाया गया है आपका ऑल लैब टेक्नीशियन एग्जाम करके बनाया गया है, यानी कि जो भी आपके सेंट्रल और आपके स्टेट के लैब टेक्नीशियन के आगामी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए आपका बैच ये है। इसकी जो प्रिपरेशन है कम से कम 3 से 4 मंथ आपकी लगेगी, तब आपकी प्रिपरेशन समाप्त होगी। इस बैच का जो नाम है आपका संकल्प बैच रखा गया है। फीचर क्या है तो सेम एज ए आपके उड़ीसा बैच जैसे है कि सिलेबस वाइज थ्योरी क्लासेस दी जाएंगी, सिलेबस वाइज MCQ क्लास और दोनों की आपकी जो क्लासेस होंगी आपके उसका PDF आपको प्राइवेट टेलीग्राम में, उसके बाद में जो सिलेबस है उसके अनुसार आपको एक्स्ट्रा PPT दिया जाएगा जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाई में मदद करेगा। साथ में आपका वीकली टेस्ट होगा, ठीक है। वीकली टेस्ट जो आपका होगा वो भी आपको रात 8 बजे या फिर 9 बजे आपको संडे को देखने को मिलेगा और वीकली आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा जो कि आपको 50 प्रश्नों के साथ होगा। क्विज ऑन टेलीग्राम, यानी कि डेली आपको क्विज मिलेगा टेलीग्राम पे जो कि आपकी 20 से 25 प्रश्नों के साथ होगा। प्राइस अगर इसकी बात करें तो 299 मात्र इसका प्राइस है और 299 में आपको ये सारी फैसिलिटी यहाँ पे मिल रही है। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो 63077182 पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करके लिखना होगा कि हमें सर संकल्प बैच ज्वाइन करना है। आपको पेमेंट लिंक मिलेगा, आप जैसे ही पेमेंट करोगे उसके बाद में आपको जो हमारा प्राइवेट टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा। तो ये आपके बैच हो गए। इस बैच में आप ज्वाइन करके अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हो बच्चे। बहुत ही बेहतरीन बैच है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जुड़कर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे पहले जो NHM की हमारी वैकेंसी थी उससे भी बच्चे जुड़कर प्रतिज्ञा बैच के साथ अपनी प्रिपरेशन किए हैं, तो उनसे आप पता करके भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए देरी ना करते हुए आते हैं अपने आज के पहले प्रश्न पे। पहला जो आपका प्रश्न कह रहा है कि स्पोर्स आर डिस्ट्रॉय आउटर बाई ऑटो, तो यहाँ पे जो आउटर वर्ड है आपका गलत लिख गया है, बाई ऑटोक्लेविंग एट 121 डिग्री फॉर, यानी कि आपके जो स्पोर होते हैं इनको अगर आपको डिस्ट्रॉय करना है बाई ऑटोक्लेविंग मेथड और इस ऑटोक्लेविंग मेथड में आपको 121 डिग्री टेम्परेचर देना है, तो आप इसको कितने टाइम के लिए यहाँ पे रखोगे। तो अगर हम बात करेंगे स्पोर के डिस्ट्रॉय की, तो ध्यान रखना जो आपके स्पोर होते हैं ये आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं आपके बैक्टीरिया के, तो ये क्या होते हैं, ये जल्दी आपके किल नहीं होते हैं क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशन के लिए ही बने होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे ऑटोक्लेव पे 121 डिग्री सेल्सियस के लिए कितने मिनट के लिए आप रखोगे, तो इनको कम से कम आप 15 मिनट तक जब रखोगे तब जाके ये क्या हो जाएंगे, आपकी स्पोर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा, आपका यहाँ पे सीधा राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर का है। सेकंड नंबर का प्रश्न कह रहा है कि द जनरेशन टाइम ऑफ व्हिच बैक्टीरिया इज अबाउट 20 हॉर्स, यानी कि इनमें से कौन से बैक्टीरिया का जो जनरेशन टाइम है आपकी 20 हॉर्स होता है, यानी कि 20 घंटा होता है। जनरेशन टाइम का मतलब होता है कि एक, ठीक है, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनने में कितना टाइम लगता है, यानी कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन है इसका जो मल्टीप्लिकेशन होने में आपको कितना टाइम लगता है। तो 20 घंटे में जिस बैक्टीरिया की बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन टाइम की, जनरेशन टाइम की, वो आपका क्या होगा। ऑप्शन आपके हैं लेप्री बेसिलाई,
ठीक है, ट्यूबरकुलर बैसिलाई या फिर आपका एंथ्रेक्स बैसिलाई या फिर आपका बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका बी द राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके ट्यूबरकुलर बैसिलाई होते हैं इनका जो जनरेशन टाइम होता है कम से कम 20 से 21 घंटे तक होता है। तो ध्यान रखिए, ट्यूबरकुलर जो बैसिलाई होते हैं 20 से 21 घंटे इनका जनरेशन टाइम होता है, यानी कि इनका एक से जो दो बैक्टीरिया आपस में बनते हैं वो इसका जो जनरेशन टाइम है कितना होगा, आपके 20 घंटे होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर चला जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा थर्ड नंबर का है। थर्ड नंबर का प्रश्न कह रहा है कि द डिस्ट्रक्शन एंड रिमूवल ऑफ ऑल पैथोजन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। ध्यान रखना, इसका जो प्रश्न कह रहा है कि डिस्ट्रक्शन यानी कि तोड़फोड़ करना, डिस्ट्रॉय करना, एंड रिमूवल ऑफ ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, यानी कि सभी प्रकार के पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना, उनको रिमूव करना क्या कहलाता है? एंटीसेप्सिस कहलाएगा, डेथ कहलाएगा, डिसइंफेक्शन कहलाएगा या फिर आपका बैक्टीरियोस्टेटिक्स कहलाएगा। तो ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर जाएगा, क्योंकि डिसइंफेक्शन जो होता है इसमें आपके जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर कह सकते हो जो आपके पैथोजन के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हो और उनको रिमूव कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सी द राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, जो आपका डिसइंफेक्शन वाली प्रक्रिया होती है इसमें मेनली जो आपके स्पोर होते हैं ये किल नहीं होते हैं। क्या होते हैं? ये किल नहीं होते हैं, तो इसको भी आप लोग नोट करके रख सकते हो। एंटीसेप्सिस डेथ की यहाँ पे कोई बात नहीं करेंगे, कोई यहाँ पे पॉइंट नहीं बन रहा है। देखो बैक्टीरियोस्टेटिक्स को आपका एंटीसेप्सिस बन रहा है, तो इसको आगे हम अभी हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 4 नंबर का है और 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन इज नोन एज, यानी कि इन्फेक्शन को रोकने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? एंटीसेप्सिस, जर्मिसाइड्स, बैक्टीरियोसाइडल या फिर आपका नन ऑप्शन। तो यहाँ पे नन ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन यानी कि इन्फेक्शन को जो रोकता है उसे क्या कहते हैं? एंटीसेप्सिस कहते हैं। ठीक है, अगर हम आयोडीन की बात करेंगे तो आयोडीन आपका क्या था? आपका एक प्रकार का एंटीसेप्सिस का यहाँ पे काम कर रहा था। ठीक है, तो एंटीसेप्सिस का मतलब होता है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, ना कि वहां के बैक्टीरिया को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, ना ही उसको रिमूव करेगा। ठीक है, बस क्या करेगा, जो आपका इन्फेक्शन है उसको क्या कर देगा, वहीं के वहीं रोक देगा, यानी कहीं ना कहीं जो इसका बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उसको कहीं ना कहीं ये रोक देता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 5 नंबर का है और 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि द एजेंट व्हिच आर एबल टू किल बैक्टीरिया इज नोन एज, यानी कि ऐसा प्रकार का एजेंट जो कि आपकी बैक्टीरिया को किल करने का क्षमता रखता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो बैक्टीरिया को जो किल करने का क्षमता रखता है उसे क्या कहते हैं? देखिए पहले ऑप्शन देखते हैं, बैक्टीरियोस्टेटिक्स, जर्मिसाइड्स, बैक्टीरियोसाइडल और आपका बोथ ए बी एंड सी। तो देखो अगर यहाँ पे इसके सही आंसर की बात करेंगे तो जो बैक्टीरिया को किल करने की क्षमता रखते हैं उनको हम बैक्टीरिसाइडल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, तो बैक्टीरिया को किल करना या फिर कह सकते हैं उनकी जो एबिलिटी होती है बैक्टीरिया को किल करने की वो आपके क्या होते हैं? बैक्टीरियोसाइडल कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। जब हम स्टरलाइजेशन पढ़ा रहे थे तो सबसे पहले हमने टर्म की बात की थी, तो जो टर्म हमने पढ़ाए थे यहीं से आपके प्रश्न बन रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक थ्योरी लेक्चर नहीं लिया है तो थ्योरी लेक्चर पे जरूर ध्यान दिया करिए, क्योंकि वहीं से मैं प्रश्न बनाता हूं और आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नजर से देखना होगा। ठीक है, नहीं तो आपका बिल्कुल दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 6 नंबर का है, स्पोर्स आर अनइफेक्टेड बाय, यानी कि आपके जो स्पोर होते हैं वो किसके प्रति अनइफेक्टेड होते हैं, यानी कि उनपे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऑप्शन आपका है हीटिंग, रेडिएशन, ड्राइंग या फिर आपका केमिकल। तो ध्यान रखना कि आपके जो स्पोर होते हैं थ्योरी में हमने बताया था कि जो आपका ड्राइंग विधि होती है इसमें जो आपके स्पोर हैं वो क्या होते हैं? अनइफेक्टेड रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जाएगा वो सी द राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? 7 नंबर का है, द लीथल इफेक्ट ऑफ मॉइस्ट हीट इज ड्यू टू द कोगुलेशन ऑफ, यानी कि आपके जो लीथल इफेक्ट है यानी कि कह सकते हो जो खतरनाक इफेक्ट है, ठीक है, जो आपका खतरनाक इफेक्ट है आपके मॉइस्ट हीट के द्वारा, वो उसमें कौन सी चीजें कोगुलेट हो जाती है, यानी कि जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो आपका पैथोजन है, उस मॉइस्ट हीट के द्वारा क्या चीज उसमें कोगुलेट हो जाता है, उसके स्ट्रक्चर में किसमें कोगुलेशन हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, लिपिड का। तो हमने बताया था कि जो आपके मॉइस्ट हीट होते हैं इसमें जो प्रोटीन होता है उनका कोगुलेशन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका हीट है, मॉइस्ट हीट के द्वारा जो लीथल इफेक्ट है वो आपका क्या होता है? प्रोटीन कोगुलेशन का होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 8 नंबर का है और 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इंक्यूबेटिंग लूप, ठीक है, सॉरी इंक्यूबेटिंग नहीं, इनोकुलेटिंग लूप द टिप ऑफ फोरसेप स्पोचुला और आपकी स्लाइस बाई व्हिच मेथड, यानी कि आपका जो इनोकुलेटिंग लूप है, ठीक है, जो आपका वायरल लूप होता है, ठीक है, और आपका टिप ऑफ फोरसेप यानी कि फोरसेप का जो टिप होता है,
स्पेचुला होता है, इनको अगर आपको स्टलाइज करना है तो आप किस मेथड के द्वारा करेंगे। तो हमने बताया था कि आपका जो वायर लूप होता है या फिर आपका इनोकुलेटिंग लूप होता है, इसका जो उपयोग हम कहाँ करते हैं, कल्चर प्लेट से कल्चर को उठाने के लिए, कॉलोनी को उठाने के लिए करते हैं। और इसका जो बेस्ट मेथड होता है इसको स्टलाइज करने का, वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है यहाँ पे फ्लेमिंग का। तो ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हमने बताया था फ्लेमिंग किस प्रकार से करनी है। मान लीजिए आपका एक कल्चर प्लेट है, यहाँ पे आपका लैंप रखा होगा, ठीक है, और आपकी जो ये वायर लूप है, इस वायर लूप को आपको यहाँ पे ले जाना है, जब तक आपको गर्म करना है, जब तक क्या हो जाए आपका वायर लूप रेड हीट ना हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, रेड हीट ना हो जाए। और जैसे ही आपका रेड हीट होगा, इसको अपने फ्लेम से हटा लेना है, थोड़ा सा ठंडा करना है, उसके बाद में आपकी जो कल्चर है उस कल्चर से कॉलोनी को पुट करना है, ठीक है। तो ध्यान रहे, फ्लेमिंग इज द बेस्ट मेथड फॉर, ठीक है, इनोकुलेटिंग लूप स्टरलाइजेशन, फोर्सेप एंड आपका स्पेचुला, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 9 नंबर का है, और 9 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बाय व्हिच मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन एनिमल कैरेसेस एंड पैथोलॉजिकल मटेरियल आर डिस्ट्रॉय। यानी कि इसमें से कौन सा मेथड स्टरलाइजेशन का है जिसमें एनिमल का जो शव होता है और साथ में जो पैथोलॉजिकल मटेरियल होता है, कोई भी पैथोलॉजिकल मटेरियल हो जा रहा है आपके ह्यूमन का, जैसे मान लीजिए आपका गॉल ब्लैडर हो गया, या आपका कोई और पार्ट निकल गया है, कोई ट्यूमर निकल गया है, तो इसको अगर आपको स्टरलाइज करना है तो आप इसमें से कौन सी विधि का उपयोग करोगे, ठीक है। तो फ्लेमिंग का, पास्चुराइजेशन का, फिल्ट्रेशन का, या फिर आपका इंसिनरेशन का। तो हमने क्या बताया था, हमने कहा था कि कोई भी मटेरियल है या फिर कोई भी व्यक्ति है जिसको कोरोना वायरस हो गया है, तो उसको अगर आपको डिस्ट्रॉय करना है, उसको खत्म करना है, तो क्या करोगे, डायरेक्ट उस शव को क्या कर दोगे, इंसिनरेट कर दोगे, हमेशा के लिए जला दोगे, ठीक है। तो इंसिनरेशन जो आपका विधि है ये बेस्ट विधि होता है किसी भी शव को जलाने के लिए, या फिर डिस्ट्रॉय करने के लिए, स्टरलाइज करने के लिए। कोई पैथोलॉजिकल जो मटेरियल है, ठीक है, लिविंग थिंग्स में है, तो आपका क्या हो जाएगा, इंसिनरेशन की विधि के द्वारा आपका ये स्टरलाइज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिल्ट्रेशन यहाँ पे कोई वर्क नहीं करेगा। जो पास्चुराइजेशन है मेनली आपके मिल्क पे किया जाता है। फ्लेमिंग हमने बता दिया कि इनोकुलेटिंग जो लूप होता है उसको आपको स्टरलाइज करना होता है, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 10 नंबर का है, और 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इन व्हिच इंस्ट्रूमेंट ए होल्डिंग पीरियड ऑफ 160 सेल्सियस फॉर 1 हॉर्स इज यूज्ड टू स्लाइस ग्लास बियर फॉरसेप सीजर्स स्केपेल्स स्वैप्स etc। मतलब ये कह रहा है कि वह कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स है जो होल्डिंग पीरियड उसका होता है 160 डिग्री सेल्सियस, और 1 घंटे के लिए 160 डिग्री सेल्सियस पे उसका होल्डिंग टाइम होगा, और किस चीज को स्लाइस करेगा, आपके ग्लास बियर को स्लाइस करेगा, फोरसेप को करेगा, सीजर्स को करेगा, स्केपेल्स को करेगा, और आपके स्वैप्स को करेगा। तो बताओ वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है। ऑटोक्लेव होता है जो कि ग्लास बियर को स्लाइस करेगा, फोरसेप को करेगा, या फिर आपका हॉट एयर ओवन, या फिर आपका इनक्यूबेटर, या फिर आपका वाटर बाथ। तो देखो यहाँ पे वाटर बाथ नहीं करोगे और यहाँ पे इनक्यूबेटर नहीं करोगे। फंसता है मामला ऑटोक्लेव और आपके हॉट एयर ओवन में। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्लास बियर लिखा है, फोरसेप लिखा हुआ है, सीजर्स लिखे हुए हैं। तो जहां पे सीजर, फोरसेप, ग्लास बियर की बात आएगी, वो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, आपके हॉट एयर ओवन में स्लाइस होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे बी द राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान देने की जो बात है, जो हॉट एयर ओवन की टेम्परेचर होती है कहीं ना कहीं 160, 170, 180 होती है। तो यहाँ पे भी आपको अनुमान लगा लेना है कि इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका हॉट एयर ओवन जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे ऑटोक्लेव की बात करता तो यहाँ पे क्या हो जाता, 121 डिग्री सेल्सियस, 126, 130, ठीक है, इतना तक जाता है। आप 30 से 35 तक मान ले रहे हो। यहाँ तक अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो मान लेना कि ये आपके ऑटोक्लेव की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 11 नंबर का है, और 11 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि द स्पोर्स ऑफ व्हिच स्ट्रेन ऑफ क्लोस्ट्रिडियम इज यूज्ड एज स्टरलाइजेशन कंट्रोल बाय ड्राई हीट एफिशिएंसी। मतलब कि वो किस प्रकार के स्ट्रेन का स्पोर्स है जो कि आपके क्लोस्ट्रिडियम की यहाँ पे बात कर रहा है। क्लोस्ट्रिडियम स्ट्रेन का एक स्पोर है जो कि किस प्रकार से यहाँ पे स्टरलाइज होगा, तो कंट्रोल बाय जिसको आप कंट्रोल करते हो हीट एफिशिएंसी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोलिंग की बात कर रहा है कि कौन सा आपका यहाँ पे, ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम का कौन सा यहाँ पे पार्ट होगा, या कह सकते हो कौन सा स्पीसीज होगा, ठीक है। तो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म, या फिर आपका, ठीक है, बोटिनलम, या फिर आपका क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी, क्लोस्ट्रिडियम, ठीक है, परफिंजेंस, या फिर आपका नॉन ऑप्शन। तो देखो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका टिटैनी जाएगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार प्रश्न को समझ लो। ये प्रश्न ये कह रहा है कि आपके क्लोस्ट्रिडियम, ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम का एक प्रकार का स्ट्रेन जो है वहां का स्पोर है, और इस स्पोर को हम क्या कर रहे हैं, स्टरलाइज कर रहे हैं, लेकिन इसको हम एज ए कंट्रोल यूज कर रहे हैं ड्राई हीट एफिशिएंसी के रूप में। तो आपका ये कौन सा स्पीसीज होगा, तो आपके क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी होगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 12 नंबर का है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। ये कह रहा है कि फॉर पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, और जो मेथड यूज करना है वो आपका होल्डर मेथड है। तो फॉर पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क होल्डर मेथड, मिल्क इज
हीटेड एट 63 डिग्री सेल्सियस फॉर डॉट मिनट। यानी कि जो आपका पास्चुराइजेशन की क्रिया है, इस पास्चुराइजेशन क्रिया में अगर आप मिल्क को हीट कर रहे हो 63 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका जो टाइमिंग है वो कितने मिनट का होगा? 15 मिनट का होगा, 30 मिनट का होगा, 10 मिनट का होगा या फिर आपके 5 मिनट का होगा? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका क्या जाएगा? ये आपके 15 मिनट का होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट बात करते हैं इसके दूसरे प्रश्न में कि इसको हम कितने डिग्री सेल्सियस पे ठंडा करते हैं और कितने मिनट के लिए। ठीक है, तो पास्चुराइजेशन की क्रिया की खोज जो है वो किसने की थी? आप कमेंट करके जरूर बताना मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, पास्चुराइजेशन की जो क्रिया है इसका जो खोज है वो किसके द्वारा की गया था? ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सभी लोग बता रहे जाओगे। ठीक, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है इन पास्चुराइजेशन आफ्टर हीटिंग द मिल्क इज कोल्डेड एट व्हिच टेम्परेचर। यानी कि पास्चुराइजेशन में जब आप हीट कर रहे हो 63 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए, उसके बाद में आपको इसको क्या करना होता है? ठंडा करना होता है, कूल करना होता है। तो कूल आप कितने डिग्री सेल्सियस पे करोगे? ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस पे, 13 डिग्री सेल्सियस पे, 15 डिग्री सेल्सियस पे या फिर आपका 17 डिग्री सेल्सियस पे? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा? 13 डिग्री सेल्सियस पे करोगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा बी द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, 63 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए इसको गर्म करोगे, देन उसके बाद में आपको ठंडा करना है कितने डिग्री सेल्सियस पे? 13 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तब जाके आपकी जो पास्चुराइजेशन की क्रिया है ये आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसमें क्या होता है कि आपका जो टेम्परेचर एक बार ऊपर जाता है फिर एक बार नीचे आता है, इससे आपके जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, इनकी जो ससेसिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है और यहाँ पे ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 14 नंबर का है और 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि व्हिच टाइप ऑफ फ्लूइड कैन बी स्लाइज्ड बाय हीटिंग एट 56 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। यानी कि कौन से यहाँ पे व्हिच टाइप ऑफ फ्लूइड, यानी कि किस प्रकार का जो फ्लूइड है वो आपकी स्लाइज होता है बाय हीटिंग मेथड के द्वारा 56 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 घंटा। 56 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटा के लिए हीटिंग मेथड के द्वारा कौन सा यहाँ पे फ्लूइड है वो स्लाइज होगा? पोलुलर फ्लूइड होगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा, सीरम होगा या फिर आपका ऑल ऑप्शन होगा? तो राइट आंसर जो आपका जाएगा आपका डी द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पोलुलर फ्लूइड हो चाहे आपके पेरिकार्डियल फ्लूइड हो चाहे आपके सीरम हो, इन सभी को हम हीटिंग मेथड के द्वारा स्लाइज कर सकते हैं। 56 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम हीट करेंगे और कितने टाइम के लिए? 1 घंटे के लिए लगभग हम इसको हीट करेंगे। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताओ कि पोलुलर फ्लूइड कहाँ पाया जाएगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहाँ पाया जाएगा? ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक, चलो आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 15 नंबर का है। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इन व्हिच इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, लोएस्टेन जेनसेंस मीडियम, यानी कि आपका जो एलजे मीडियम होता है कह सकते हो। ठीक है, तो इन व्हिच इंस्ट्रूमेंट एलजे मीडियम एंड लोफ्रेंसीलम मीडियम आर स्लाइज, यानी कि किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आपका जो एलजे मीडियम है और आपका जो लोफ्रेंसीलम मीडियम है ये आपका स्लाइज होता है? आर्टेरोबिन, वैक्सीन बाथ के द्वारा, ऑटोक्लेव के द्वारा या फिर आपका इंस्पिरेटर के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा? डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इनमें तीनों से ये आपका स्लाइज नहीं होगा, केवल आपका इंस्पिरेटर के द्वारा, ठीक है, इंस्पिरेटर के द्वारा यहाँ पे क्या होगा? स्लाइज होगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि द एजेंट टू व्हिच प्रिवेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज, यानी कि यहाँ पे कौन सा एजेंट है जो आपकी प्रिवेंट करता है आपके बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन को, यानी कि इसकी कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन को प्रिवेंट कर रहा है, तो उस प्रकार के एजेंट को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरिसाइडल, डिसइंफेक्टेंट या फिर आपका जर्मिसाइडल या फिर आपका बैक्टीरियोस्टैटिक? तो ध्यान रखना, जब यहाँ पे बात करेगा कि प्रिवेंट मल्टीप्लिकेशन यानी कि इनके रिप्रोडक्शन को केवल प्रिवेंट कर रहा है, तो आपका कौन एजेंट होगा? तो आपका बैक्टीरियोस्टैटिक्स होगा। कल हमने आपसे कहा था कि कमेंट करके बताना कि कौन सा यहाँ पे चीज होती है बैक्टीरियोस्टैटिक्स, लेकिन आप लोगों ने एक भी बच्चे ने कमेंट नहीं किया, तो इसका मतलब है आप लोग ध्यान नहीं देते हो क्लास में। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि जितनी बार आप क्लास ले रहे हो, अगर कोई प्रश्न का यहाँ पे आंसर पूछा गया है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दिया करो। इससे ये पता चलता है कि जो मैं आपको एफर्ट लगा रहा हूँ वो यहाँ पे सही दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताया करो। तो आपका जो एजेंट होगा, ठीक है, वो आपका क्या होगा? बैक्टीरियोस्टैटिक्स, क्योंकि बैक्टीरियोस्टैटिक्स क्या करता है? केवल बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन को रोकता है और कुछ नहीं करता है, ना उसको मारेगा ना कुछ करेगा। ठीक है, बैक्टीरिसाइडल की मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया को ये रिमूव करेगा, इसको किल करेगा। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया को तो रिमूव करेगा लेकिन इसके स्पोर को किल नहीं कर पाएगा। और जर्मिसाइडल का मतलब कहीं ना कहीं दोनों पे ले सकते हो। जो बैक्टीरिसाइडल होते हैं एज ए कंपेयर टू जर्मिसाइडल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 17 नंबर का है और 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ड्राई हीट हैज किल इफेक्ट ड्यू टू द, यानी कि जो आपकी ड्राई हीट होती है इसकी जो किलिंग इफेक्ट होता है वो किस वजह से होता है? प्रोटीन डीनेचुरेशन के द्वारा, एलिवेटेड लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा या फिर आपका ऑक्सीडेटिव डैमेज के द्वारा या फिर आपका ऑल ऑप्शन? तो देखो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका डी द राइट आंसर जाएगा, क्योंकि
जो किलिंग इफेक्ट है बाय ड्राई हीट वो आपके मेनली तो काम करता है आपके प्रोटीन डीनेचुरेशन के द्वारा, यानी कि उसके प्रोटीन को डीनेचुरेट कर देता है। तो मेन तो आपका ये हो जाएगा। लेकिन अगर बात करेंगे और तो आपका एलिमेंट लेवल आप इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा भी आपका किल हो रहा है और आपका ऑक्सीडेटिव डैमेज के द्वारा भी हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो राइट जाएगा वो आपका डी द राइट आंसर जाएगा। ठीक, चलो आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 18 नंबर का है। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि द पेनिट्रेशन पावर ऑफ हॉट ड्राई एयर इज, यानी कि आपके जो पेनिट्रेशन पावर होता है हॉट ड्राई का, तो हॉट ड्राई एयर का जो पेनिट्रेशन पावर है क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, या फिर आपका बैलेंस होगा। तो क्या होगा भैया, लो होता है। तो ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जाएगा सी इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न को समझने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप अभी तक इसको लाइक नहीं किए हैं तो इसको लाइक कर सकते हो। ठीक है, मैं बार बार नहीं कहता, इसीलिए ज्यादा मुझको दिक्कत होती है इस चीज को कहने में। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। इन टिंडलाइजेशन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 30 मिनट्स इज यूज फॉर, यानी कि अगर हम टिंडलाइजेशन प्रक्रिया की बात करेंगे, टिंडलाइजेशन की प्रक्रिया में होता क्या है कि आपका जो एट 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका टिंडलाइजेशन होता है। ठीक है, हमने तीन बातें बताई थी, एक आपका बिलो, एक आपका 800 डिग्री सेल्सियस, और एक हमने क्या बताया था एबव 100 डिग्री सेल्सियस। तो ठीक है, टिंडलाइजेशन की जो प्रक्रिया है आपके 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है फॉर 30 मिनट के लिए। अगर आप इसको कर रहे हो तो इसको कितने सक्सेसिव डे के लिए करते हो, 2 सक्सेसिव डे, 3 सक्सेसिव डे, 5 या फिर आपका 6। तो टिंडलाइजेशन की जो प्रक्रिया है इसमें आप 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी चीज को ठीक है गर्म करते हो फॉर 30 मिनट के लिए, और इस पे जो आप प्रक्रिया को करते हो लगातार कितने दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए करते हो। तो ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जाएगा वो आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 19 का जो राइट आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा, बी द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं 20 नंबर का। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि स्पोर्स ऑफ बैसिलस इज किल्ड एट 121 डिग्री सेल्सियस फॉर डॉट डॉट मिनट, यानी कि अगर हम बात करेंगे बैसिलस के स्पोर को किल करने में आप 121 डिग्री सेल्सियस का एफर्ट लगा रहे हो। ठीक है, तो ये कितने मिनट के लिए आप लोग इसको रखोगे। ठीक है, बैसिलस का जो स्पोर है उसको किल करना है तो आप 121 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म कर रहे हो कह सकते हो, या फिर मॉइस्ट हीट के द्वारा हीट कर रहे हो। तो आप इसको कितने मिनट के लिए हीट करोगे, 5 मिनट के लिए, 8 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, या फिर आपका 12 मिनट के लिए। तो राइट आंसर जो आपका जाएगा ये आपका 12 मिनट जाएगा। ध्यान रखना ये जो आपकी मिनट वाली टाइमिंग है थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। जब हम आपको ऑटो क्लिप पढ़ाएंगे इंस्ट्रूमेंट के रूप में तो हम बताएंगे इसकी जो एग्जैक्ट टेम्परेचर होती है, जो टाइमिंग होती है, और इसका जो प्रेशर होता है वो आपका कितना होता है। ठीक है, तो अभी तक अभी काम चला लो ऐसे। ठीक है, कि इसका जो टाइमिंग है क्या है। ठीक, चलो आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। 21 डिग्री सेल्सियस पे नहीं, सॉरी 21 नंबर का प्रश्न है। 21 नंबर का प्रश्न करा कि इन हार्ट एरोबिन व्हेन होल्डिंग टाइम इज 7.5 मिनट, यानी कि अगर हम बात करेंगे हार्ट एरोबिन में और उसकी जो होल्डिंग टाइम है 7.5 मिनट है, देन टेम्परेचर इज अबाउट, यानी कि अगर आप हार्ट एरोबिन को 7.5 मिनट पे ले जा रहे हो, ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो कितना रहेगा, 160 डिग्री सेल्सियस पे, 170, 150 या फिर आपका 190। तो देखो समय हमने क्या बताया था कि अगर समय को कम कर रहे हो तो टेम्परेचर को आपको बढ़ाना होगा। तो अगर 7.5 मिनट अगर ले जा रहे हो इसको तो आपको इसका जो टेम्परेचर है आपको यहाँ पे 190 डिग्री सेल्सियस देना होगा। तो हार्ट एरोबिन में जब समय घटाओगे तो क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे। ठीक, ध्यान रखना। चलो आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 22 नंबर का है, और 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि which method of fertilization is used for remove bacteria from heat level liquid, मतलब ये कह रहा है कि which method of fertilization, किस प्रकार के fertilization का मेथड यहाँ पे यूज करोगे, जो आपके लिक्विड हैं वो आपके क्या है, हीट लेवाइल है, मतलब कि वो हीट को सह नहीं सकते हैं। तो अगर उस प्रकार के लिक्विड को आपको स्टलाइज करना है तो यहाँ पे क्या करोगे, ड्राई हीट करोगे, नहीं भैया क्योंकि ये हीट लेवाइल है। केमिकल मेथड यूज करोगे, केमिकल अगर मेथड यूज करेंगे तो आपका जो लिक्विड है वो खराब हो जाएगा। रेडिएशन यूज करोगे, नहीं करेंगे। फिल्ट्रेशन करोगे, यस करेंगे, क्योंकि फिल्ट्रेशन के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पैथोजेनिक हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई हीट आपको करना नहीं है, सीधे सीधे आपको फिल्टर कर देना है। ठीक है, तो हीट लेवाइल जो आपके लिक्विड है इसको अगर हमको स्टलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, फिल्टर का उपयोग करेंगे। ठीक, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 23 नंबर का है, और 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि which type of non ionizing radiation is used for sterilization, यानी कि किस प्रकार के नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का यहाँ पे उपयोग करोगे फॉर स्टलाइजेशन के लिए। तो हमने बताया था कि आपका जो ठीक है ये होता है 2 प्रकार की, ठीक है, आयोनाइजिंग और आपका क्या नॉन आयोनाइजिंग, कौन, रेडिएशन वाला। ठीक है, रेडिएशन में आपके 2 प्रकार आ जाते हैं, एक आपका नॉन और आपका क्या हो जाता है आयोनाइजिंग। तो ध्यान रखना अगर हम नॉन आयोनाइजिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे हम इंफ्रारेड की बात करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका सी द राइट आंसर हो जाएगा। नॉन आयोनाइजिंग में आपका यूवी रे भी आता है, ध्यान रखना। एक्सरे जो आपका है कॉस्मिक रे है आपका क्या जाता है आपके
आयनाइजिंग में आ जाता है। ठीक, तो ध्यान रखना है पॉइंट। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 24 नंबर का है। व्हिच टाइप ऑफ फिल्टर इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर फॉर इंडस्ट्रियल एंड ड्रिंकिंग पर्पज, यानी कि किस प्रकार के फिल्टर का आप उपयोग करोगे किसके लिए, फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, फॉर इंडस्ट्रियल और आपके ड्रिंकिंग पर्पज, यानी कि जो प्यूरिफिकेशन कर रहे हो आप वाटर का फॉर इंडस्ट्रियल की यानी कि इंडस्ट्री लेवल पे और अपने पर्पज के लिए ड्रिंक के लिए। ठीक है, तो कौन से फिल्टर का उपयोग करोगे, एब्रेस्टोस फिल्टर का तो नहीं करेंगे, मेम्ब्रेन फिल्टर का नहीं करेंगे, कैंडल फिल्टर का यहाँ पे उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जाएगा आपका सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 25 नंबर का है। 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एब्रेस्टोस फिल्टर हैज डॉट टाइप ऑफ पोटेंसी, यानी कि आपका एब्रेस्टोस फिल्टर जो है ठीक है बेटर है, ठीक है, लेकिन किस प्रकार की पोटेंसी को यहाँ पे रखता है, पैथोजेनिक है, कार्सिनोजेनिक है या फिर आपका पायोजेनिक है या फिर आपका ऑल ऑप्शन। तो ध्यान रखना ये आपका क्या है, कार्सिनोजेनिक है, यानी कि ये क्या करता है, कैंसर को काज करता है। आपका एब्रेस्टोस फिल्टर जो है आपके कैंसर को काज करता है, इसलिए इसका हम उपयोग ज्यादा नहीं करते हैं। पैथोजेनिक का मतलब भी जान रहे होगे, जो बीमारी को फैला रहा होगा, और आपके जो पायोजेनिक का मतलब होता है कि आप फोड़ा फुंसी से ले सकते हो। ठीक है, तो आपके ये पायोजेनिक होते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना ये आपका जो राइट आंसर जाएगा आपका सीधा राइट आंसर जाएगा, क्योंकि आपके एब्रेस्टोस फिल्टर जो है उनके पास किसकी पोटेंसी होती है, आपके कार्सिनोजेनिक की यहाँ पे पोटेंसी होती है। ठीक, तो 25 प्रश्न आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसका जो आंसर है यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, ये आपका जो पीडीएफ है आपको दोनों बैच में मिल जाएगा, OSSLT में और आपकी संकल्प बैच में। ठीक है, उसके बाद में इसी प्रश्नों से आपका रात में क्विज होगा 10 बजे, तो ध्यान रहे इन क्लास को लेने के बाद आप लोग क्विज जरूर किया कीजिए अपने दोनों बैच में। और अगर अभी तक आप लोगों ने बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो इस नंबर पे मैसेज करके बैच को ज्वाइन कर सकते हो। प्राइस इसका 299 रुपये है और OSSLT का भी आपका जो प्राइस है वो आपका 299 रुपये है। ठीक है, तो दोनों को अगर आपको ज्वाइन करना है तो 63 077 81 2 पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। आज का आपको लेक्चर कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।